साथियों, आज हम हरियाणा में हैं और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हैं और कुरुक्षेत्र के अंदर आए हुए हैं हम मिलने के लिए डॉक्टर आर फुलिया, रिटायर्ड आईएएस। उनसे मिलने का मुख्य पर्पज ये है कि दबे कुचले समाज के प्रति उनके दिल में जो संवेदना है, उनको लेकर के वो जो चिंता अपने दिल में लिए हुए हैं, बहुजन समाज की चिंता इस प्रकार बड़े कम लोग लेते हैं। जब वो ऑफिसर रैंक पर हों या फिर सरकारी नौकरी कर रहे हों तो बहुजन समाज को भूल जाते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स जो आज भी उन लोगों की सहायता के लिए तत्पर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। धन्यवाद आपका। फुली साहब, मुझे एक चीज बताएं पहले थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में कि किस प्रकार का जीवन रहा है और आईएएस की तैयारी कब की और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके। जीवन की जो कहानी है वो तो बहुत लंबी है और पर संक्षेप में मैं कहूँगा कि एक गांव में मेरा जन्म हुआ और साधारण परिवार में। माता पिता शिक्षित नहीं थे किताबी रूप से, पर वैसे समझदार और संस्कारी थे बहुत। और हम 5 भाई बहनें थे, 3 भाई और 2 बहनें। तो उन्होंने हमें पढ़ाया जैसे कैसे करके। पिताजी जूते का काम करते थे, जूते बनाते थे, बहुत अच्छे कारीगर थे, मकान भी बना लेते थे और भी कोई काम कर लेते थे। सब तरह में बहुत कलाएं थी उनमें। तो उनके साथ हमें भी बहुत मेहनत करने के संस्कार पड़े। आर्य समाज की फैमिली थी हमारी, तो आर्य समाजी प्रभाव के कारण से ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत से खाना, एक दूसरे की मदद करना, दूसरों का साथ देना, इस तरह के संस्कार परिवार में से मिल गए और वो बचपन में इस तरह से रहे। और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गांव से ही की। 8 क्लास का हमारे गांव में स्कूल था। गांव का नाम अटावला है, जिला पानीपत में पड़ता है ये। पानीपत से 20 किलोमीटर दूर है। उसके बाद मैंने पड़ोस का जो स्कूल था हमारा, अद्याणा करके है गांव, वहां से मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास करी और मैं स्कूल में टॉप करता रहा। पढ़ाई में हम सभी अच्छे थे। मैं, मेरे से छोटे भाई डॉक्टर रंजीत, वो भी मेरिट होल्डर हैं, मेरे से ज़्यादा अंक उन्होंने पाए थे। और मेरे बड़े भाई वो एयरफोर्स में ऑफिसर रिटायर हुए हैं। तो मैं वहाँ से 10वीं करने के बाद मेरे बड़े भाई जो एयरफोर्स में थे वो दिल्ली में पोस्टेड थे, तो उनके पास मैं चला गया। और वहाँ जा करके मैंने, चूंकि पारिवारिक परिस्थितियों के हिसाब से मुझे लगा था कि मैं ज़्यादा आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मैं अपना कोई रास्ता ना बना लूँ जिससे मैं अपने पैसे पढ़ाई के लिए निकाल सकूँ। तो इसलिए मैंने ये निर्णय किया कि मैं पहले कोई ना कोई जॉब लूँगा। तो उसके लिए मैंने वहाँ जा करके टाइपिंग सीखा, स्टेनोग्राफी सीखा। उसके टेस्ट पास करने के बाद, मेरी उम्र उस समय कम थी, 16 साल, 15-16 साल। तो 18 साल का होने के बाद मुझे वहाँ पर जॉब, बैंक ऑफ इंडिया में क्लरिकल जॉब मिल गई और मेरा रास्ता आगे का शुरू हुआ उससे। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमूमन आपने बताया है कि परिवार में पढ़े लिखे लोग नहीं थे। माता पिता वैसे तो सूझबूझ के धनी थे, लेकिन शिक्षा के प्रति या पढ़ाई से वंचित रहे थे वो। उस परिवार में रह करके शिक्षा की ओर रुझान और मार्गदर्शक कौन बना? कैसे लगा कि शिक्षा की ओर ही मुझे कदम बढ़ाना चाहिए? मार्गदर्शक तो उस समय गांव में कोई नहीं थे, क्योंकि हमें याद है कि जब हम गांव में पढ़ रहे होते थे और मैं चूंकि फर्स्ट आता था हर बार, और आगे की चीजें जानने की मेरी बहुत रुचि रहती थी, सारी चीजों को जानने की। और उस समय पे हमें ये हालात थे कि गांव में कोई, एक मेरे ताऊ का लड़का था, वो सिर्फ एक क्लर्क लगा हुआ था। उसके अलावा और कोई गांव में सरकारी नौकरी में नहीं थे या बड़े पढ़े लिखे नहीं थे जिनसे ये पूछा जा सके। और हमें ये भी नहीं पता होता था कि 10वीं के बाद क्या किया जा सकता है। सिर्फ इतना सुनते थे कि 14वीं क्लास होती है, उसने 16वीं कर ली है, 14वीं कर ली है। लेकिन उसके रास्ते, जैसे आज के बच्चों को तो ये भी पता है कि आप आईएएस कैसे बन सकते हैं, उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उनकी किताबें भी उनको उपलब्ध हो सकती हैं। उस समय पे हमें इतना तक भी, 10वीं पास करने तक भी ये पता नहीं था कि आगे जो करना होता है, 11वीं 12वीं जो क्लासेस कही जाती हैं, उसमें क्या ऐसी चीजें आती हैं और क्या हम वो कर सकते हैं, हमारे बस की बात है या नहीं है। अधिकतर लोग वहां से ही बस कोई जेई का कोर्स करके चले जाते थे, कोई जेबीटी बन जाते थे। तो अधिकतर इसी तरह का प्रचलन था। आईएएस की परीक्षा कि वो रुझान कैसे हुआ? कैसे पता चला कि अब हमें इस परीक्षा को
पास करना है या फिर ये इस ओर जाना है, ये जो रुझान कैसे? मेरे ख्याल है ये कुछ नियति का ही खेल था ज्यादातर, क्योंकि अच्छे संस्कार लेके परिवार में पैदा हुए माँ बाप ने हमसे मेहनत नहीं कराई। हालांकि हमने काम भी किए हैं, मतलब साथ में पढ़ते हुए हम गेहूं कटवाते थे, गेहूं को बैलों से निकलवाते थे धूप के दिनों में, और सारी मेहनत के काम करते थे। लेकिन माँ बाप का फोकस ये था कि बच्चे पढ़ें, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से हमें पढ़ाई की तरफ से हटाया, वो नहीं किया, हमें समय दिया, कोशिश की। लेकिन हमने ये संस्कार लिए कि घर में काम भी करना है, सुबह शाम पशुओं को देखना और चीजें करना, ये करना, घर में काम के उसमें सहयोग करना, और साथ में अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो दोनों चीजें अच्छी तरह से चलती रही थी उस समय पे जो है। लेकिन जो आप ये पूछ रहे हैं कि आईएएस पे ये हुआ, ये कुछ संयोग कहिए, जो कि मैं दिल्ली में चला गया वो इसलिए कि मेरे बड़े भाई वहाँ पोस्टेड थे। कुछ दिनों के बाद, 5-6 महीने के बाद उनकी भी ट्रांसफर हो गई तेजपुर में, वो आसाम चले गए। तो मेरे पास वहाँ रहने का भी कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने एक प्राइवेट किसी के घर जॉब की, और 100 रुपये महीना मुझे मिलते थे। उस 100 रुपये महीने से मैं अपने मकान का किराया, अपना खाना पीना और अपनी जो स्टेनोग्राफी और टाइपिंग की फीस थी उसको दे करके मैंने वहाँ पे अपना समय निकाला। और जब मैं 18 साल का होके बैंक में आया तो फिर मैं बैंक की जॉब पे मैंने अपना और अपने परिवार, छोटे भाई मेरे रंजीत सिंह जी वो पढ़ रहे थे, और मेरे माता पिता गांव में थे, तो उन सबको भी सहयोग करना। जब गांव में ये पता चला कि अब आईएएस अधिकारी बन गए हैं, तो उस वक्त का माहौल क्या था परिवार का, और खासकर जो रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, उस वक्त का क्या था? मेरे ख्याल से अपनी रिश्तेदारी में आप पहले आईएएस होंगे। हाँ, मैं मतलब अपने समाज के बहुत लोग आईएएस थे, लेकिन मेरे इलाके में मैं पहला आईएएस था। हरियाणा में कुछ लोग और जिलों से बन चुके थे, हमारी कम्युनिटी से भी आईएएस जो है, तो उनको में खुशी का ही माहौल रहा होगा। लेकिन मैं आईएएस बनने के बाद भी गांव में नहीं गया जिस तरह आजकल होता है, क्योंकि मैं दिल्ली में ही था और अपने काम, पढ़ाई और ये सारी चीजें मैं साथ साथ करता रहा। मेरा आईएएस बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं जब बैंक में लगा हूँ तो बैंक में लगने के बाद मैं साइंस का स्टूडेंट था, और बैंक में कॉमर्स का काम होता था, और मैं पढ़ना चाहता था आगे, तो साइंस की पढ़ाई इवनिंग कॉलेजेस में उपलब्ध नहीं थी उस समय पे। तो मैं इसी कसम बेस में रहा कुछ साल तो, लेकिन अंततः मैंने ये सोच लिया कि 4-5 साल के बाद कि मैं अपनी साइंस की जो लालच है उसको छोड़ देता हूँ, और मैं चूंकि अब कॉमर्स के काम में आ गया हूँ तो मैं वो कॉमर्स वाला ही करता हूँ। तो मैंने अपनी लाइन बदल के बीकॉम ऑनर्स इवनिंग कॉलेज में होती थी, तो वहाँ दिल्ली में वहाँ से कॉलेज से इवनिंग में बीकॉम ऑनर्स किया वहाँ पे, और उसके बाद एमकॉम किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, इसमें फुलिया साहब, चुनौतियां क्या रहती हैं जब एक आईएएस ऑफिसर आप बन करके आते हैं? चुनौतियां क्या रहती हैं, और सबसे पहली चुनौती क्या थी जब आपको लगा कि यार वाकई में आईएएस तो बन गए, अब ये चुनौतियों का सामना कैसे करना? उस चुनौती से पहले मैं अपनी ये कहानी पूरी कर देता हूँ आपको, कि मैं संयोग से आईएएस में किस तरह से आया, क्योंकि हो सकता है मैं आईएएस में नहीं भी आ पाता, क्योंकि मैं क्लर्क बना हुआ था, वहीं रह जाता। मैंने हरियाणा में भी सेक्रेटेरिएट का आईएएस का उसका क्लर्क का एग्जाम दिया था, वो मेरा पास हो गया था, लेकिन उससे पहले मैं बैंक में चला गया, इसलिए मैं हरियाणा में नहीं आया। नहीं तो हो सकता मैं हरियाणा में क्लर्क बना होता, हरियाणा के सेक्रेटेरिएट में, जहाँ मैं आईएएस ऑफिसर बन के आया। तो ये संयोग है कि जब मैं बैंक में था तो वहाँ पे एक मित्र थे वहीं दिल्ली के ही, तो वो इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए थे, एमए इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हुए थे। तो वो एक दिन जो है 2 फार्म ले आए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की एक परीक्षा होती है, मुझे तो पता नहीं था इस तरह की परीक्षाओं का। तो वो 2 फार्म ले आए, तो एक उन्होंने अपना भरा और दूसरा वो अपने दोस्त के लिए लाए थे, लेकिन वो दोस्त, आखिरी तारीख थी, वो दोस्त उस दिन नहीं आया, या उसने फार्म भरना नहीं स्वीकार किया, या वो आया नहीं, इस तरह की कुछ बात हुई। वो मेरे साथ के काउंटर पे बैठते थे, टुटेजा नाम था उनका। तो उन्होंने मेरे को कहा, फुलिया आप ये फार्म भर दो। मैंने कहा किस चीज का है? तो उन्होंने बताया इंडियन इकोनॉमिक्स। मैंने कहा मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो उन्हें कहते नहीं तुमने कॉमर्स पढ़ी है ना, तो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट तो होगा। मैंने कहा हाँ, एक सब्जेक्ट ऑप्शनल पढ़ा है हमने। तो कहते ये भर सकते हो आप। तो उन्होंने जबरदस्ती करके मेरा वो फार्म भरवा के मेरे साइन करा के भेज दिया, और उसके बाद परीक्षा हुई तो मैं परीक्षा दे आया। देखे मैं भूल गया, 8-7 महीने के बाद इंटरव्यू आ गया उसका, तो मुझे याद आया कि मैंने परीक्षा दी थी। तो मैं इंटरव्यू करा, तो इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया, और 40 लोगों को ऑल इंडिया में इकोनॉमिक सर्विस में लिया जाता है। तो उसमें मेरा 32वां रैंक था। ये किस सन की बात? ये है 1980 की बात है। तब मुझे 8 साल हो गए थे बैंक में सर्विस करते हुए, और मैं क्लर्क से प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बन गया था, क्योंकि मैंने बैंक के एग्जाम भी साथ साथ पास कर लिए थे। इसलिए मैं 79 में वहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गया। तो अच्छी तरह से तनख्वाह मुझे आईएएस से भी ज्यादा मिलने लग रही थी वहाँ पे।
तो फिर मैं इकोनॉमिक सर्विस क्लियर हो गया मेरा, तो मैं 1980 में इकोनॉमिक सर्विस में चला गया। तो फिर सब लोगों ने कहा कि तुम तो आईएएस भी कर सकते हो, तुम आईएएस करो। तो मैंने आईएएस का किया, तो अगले साल 1980 में मेरा आईएएस भी क्लियर हो गया, लेकिन प्रॉपर आईएएस नहीं मिला मुझे, रेलवे सर्विस मिली, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में गया मैं। तो वहाँ पे 2 साल रहा, उससे अगले साल भी मैंने दिया, मैं निकल गया, लेकिन आईएएस के लेवल का रैंक नहीं रहा। तीसरे साल जब मैंने दिया तो मेरा आईएएस में प्रॉपर आ गया, और मैं हरियाणा, मेरा स्टेट का कार्डर जो है वो मुझे मिल गया यहाँ पे। तो 83 बैच से मैं आईएएस में, प्रॉपर आईएएस में आया। पहली चुनौती क्या थी जिस दिन आपने ज्वाइन किया? तो ज्वाइन करते ही कोई ऐसी चुनौती, ऐसी घटना जो याद हो कि लगा यार कि आईएएस तो बन गया, अभी उन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए? नहीं, ऐसी कोई एक चुनौती तो नहीं आई है, और आईएएस का पूरा जीवन ही एक तरह का चुनौतियों का सफर है। और आईएएस का मतलब ही ये है कि आपको चुनौतियां आएंगी, कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, जिससे आपके रात की नींदों में भी खलल पड़ेगा, दिन में भी आपके मानसिक चैन में खलल होगा। लेकिन वो चुनौतियां आती तो सभी के सामने हैं, लेकिन उनके सामने ज्यादा आती हैं जो मेरे जैसी बैकग्राउंड लेके आते हैं, और ये सपना और ये अपना संकल्प लेकर आते हैं कि हमने दूसरे लोगों का साथ देना है, हमने न्याय का साथ देना है, हमने जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़े होना है, पावरफुल के साथ खड़े नहीं होना, उनका विरोध करना है। तो इस चीज के लक्ष्य को जो क्लियर लेकर के आते हैं, अपनी मंशा बना के और अपना एक नियम बना के आते हैं, उनके सामने चुनौतियां ज्यादा आती हैं। वैसे सभी के सामने आती हैं, और मेरा जिंदगी तो मैं समझता हूँ, मैं चुनौतियां गिनूंगा तो सैकड़ों हजारों तक जाएंगी, मतलब हर दिन नहीं तो हर महीने में चुनौतियां रहती थी। एक ऐसी चुनौती जिसने रात को सोने नहीं दिया, लगा कि नहीं, बहुत होती थी। एक आध कोई जो याद आती हैं, जो शुरुआत में आई, मान लीजिए मैं जब मेरी पहली पोस्टिंग थी, एसडीएम लगा हुआ था मैं हिसार के पास में, एक बहुत ही बैकवर्ड सी सब डिवीजन है भिवानी डिस्ट्रिक्ट की, सिवानी नाम है उसका। तो वहाँ पे मैं था, तो वहाँ पे कई तरह की वो होती थी। तो एक कोई किसी ने मेला, रेड क्रॉस के मेले लगते थे उस समय पे, डिप्टी कमिश्नर परमिशन देता था, तो वो एक परमिशन लेके आ गया। और ये लोग ऐसे ही होते थे कि लोगों से वहाँ ना डांसेज वगैरह कराते थे, जुआ वगैरह खेलते थे, इस तरह की चीजों से पैसे कमाते थे ऐसे। तो वहाँ पे जो है उस समय पे वहाँ पे हमारे यहाँ तकावी लोन कहते हैं, बैकवर्ड एरिया था, तो किसानों के लिए सूखा पड़ा होता था, तो उसके लिए लोन देने की व्यवस्थाएं थी। तो किसानों को हम लोन देते थे, हमारे तहसीलदार जो है मेरे ऑफिस में ही बैठे हुए, वहीं पड़ोस में बैठ के। तो पता चला उन्होंने रास्ते में ही मेला लगाया हुआ था, और वो लोगों को बहका करके उनको जो कुछ लोन लेके जाते थे, तो वो उसको पैसे को, शिकायत ये भी आई कि वो छीन ही लेते हैं बिना खेले भी, चाहे वो जीते हारे या कुछ भी। तो मैं इस तरह की चीजों में सख्त होता था, ऐसा होता था। मैंने 1-2 बार उनको चेतावनी दी, वो नहीं माने, तो फिर मैंने उनको अपने एसडीएम के ऑर्डर से निकाल के न्यूसेंस के उसके अंदर उनको सील कर दिया, बंद कर दिया। उनके साथ गुंडे उंडे होते थे, ये चीज होती थी। तो उन्होंने अपने गुंडे वगैरह लगाए कि अगर ये बाहर निकलेंगे, और मुझे डिप्टी कमिश्नर और उनसे मिलने जाना था उस चीज के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जज वगैरह से। तो मुझे पता चला कि भाई उस समय हमारे पास में एसडीएम को कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं होता था। तो मेरे ड्राइवर ने बताया कि सर ऐसे ऐसे है, ये लोग रास्ते में कहीं ये करेंगे, लेकिन मैं इन चीज़ों से घबराता नहीं था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 2 रोड रखो इसमें गाड़ी में। तो हमने 2 रोड रखी, और हम थोड़ा रास्ता बदल करके और वहाँ के लिए चल पड़े। शाम का टाइम था, अंधेरे में। वो कहता था कि सर घबराहट है। मैंने कोई चिंता नहीं, तो हम गए। रात को मैं जाके सेशन जज से मिला, डिप्टी कमिश्नर, एसपी, उन सबसे मिला। तो वहाँ पे जो थानेदार था उसको पोस्ट वहाँ से ट्रांसफर रातों रात उठवाया, और वहाँ से आके उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन लोगों के खिलाफ सबको बंद किया। इस तरह से किया। तो ये छोटे टाइम में मेरी और भी चुनौतियां थी एसडीएम के समय, बाद में भी आई। जब मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था तो एक प्रक्रिया थी चयन की, उसमें चुनौती आई कि मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था, तो मुझे अपना पीए चुनना था। तो जब मैं पीए चुनने के लिए गया तो उस समय पे बंसीलाल जी जो स्वर्गवास हो चुके हैं, उनकी गवर्नमेंट थी, और मेरे डिप्टी कमिश्नर भी एक अच्छे दाकड़ तरह के ऑफिसर थे। तो उन्होंने मुझे कहा उस चयन के अंदर कि ऊपर से ये फोन आया, आपको इनको करना है। और मैं एग्जाम लेकर के करता था। तो मैंने एग्जाम लेके देख लिया था उनको कि ये बिल्कुल नकम्मे हैं। जो सबसे अच्छे थे मैं उसको चयन करने के उसमें था, लेकिन उन्होंने खूब प्रेशर डाला कि इसको ही करना है, इनको करना है। तो मैं रात को उसी से, पहली परीक्षा थी तो मैं उससे थोड़ा चिंतित रहा, लेकिन अल्टीमेटली मैंने जो न्याय पूर्ण था वो करके मैंने ऑर्डर जारी कर दिया। मैंने कहा मैं कोई चिंता नहीं करता डिप्टी कमिश्नर की या चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की, मैं तरीके से किया। वो तो कुछ नहीं हुआ बाद में, हालांकि वो खफा रहे मेरे से डिप्टी कमिश्नर, और उन्होंने मेरी एसीआर में भी कुछ नेगेटिव एंट्री की जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया, वो ठीक हो गई क्योंकि वास्तविकताएं नहीं थी इस तरह। तो ऐसे ऐसे चैलेंज बहुत आई आगे। मैं यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा 2 में, उनमें बहुत चैलेंजेस आई। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में चेयरमैन रहा हरियाणा में,
उसमें काफी चैलेंजेस आई, बहुत सारी जो है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ये चीजें तो नॉर्मल होती हैं, तो एक वो बन गई थी कल्चर सी कि इस तरह से हो, तो मुझे कोई ज्यादा लोग वो भी नहीं करते थे, अधिकतर को पता होता था। अच्छा, एक चीज ये कही जाती है डॉक्टर साहब कि जब कोई आईएएस हो जाता है तो उसकी जाति और धर्म ये चीजें खत्म हो जाती हैं वहां पर जाकर के, या जाति और कास्टिज्म वहां पर रहता है, खत्म हो जाता है कि रहता है, ये एक सवाल बड़ा है। नहीं, खत्म तो कोई चीज नहीं होती, और भारत में तो जाति तो खत्म होना, खासकर धर्म तो चलो इतना नहीं होता, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ हिंदू या उससे किसी की शाखाओं के हैं, तो वो मुसलमानों के लिए हो सकता है ये दिक्कत होती होगी, या जो माइनॉरिटी वाले धर्म है, तो बड़े वाले में धर्म का तो इतना कोई भेद नहीं होता ज्यादातर, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, पर जाति की चीज जरूर रहती है, हालांकि कम होती है, कम है, और पढ़ लिखने के बाद में आपके साथ भी उस तरह से नहीं आती जैसे बिना पढ़े लोगों के साथ होती होगी या गांव के लोगों के साथ, लेकिन चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर जगह अभी भी लॉबीज रहती हैं। आईएएस में भी पंडितों की अपनी लॉबी होगी, जो कोई बनिए होंगे उनकी अपनी लॉबी होगी, और आईएएस में भी वो आपस में अंडर करंट में मतलब अपना एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर कोई बड़ी जगह बैठ गया है तो वो अपने नीचे वाले को, एसडीएम किसको लगाना है, डीसी किसको लगाना है, सीएम को करके और चीजें करके, कास्ट इक्वेशंस रहती हैं, टोटली खत्म कभी नहीं होती, और पहले भी नहीं हुई है, मुझे लगता है अभी भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है मेरा कि डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर आपका रुझान कब हुआ, और आज मैं जो देख रहा हूं कि बहुजन समाज को लेकर काफी चिंतित हैं आप, और उन लोगों की सहायता तो कर ही रहे हैं, और उन लोगों को लेकर चिंतित क्यों हैं? चिंतित इसलिए हैं कि जो रास्ता बाबा साहब ने खोला था, हालांकि मैंने उनको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, और बहुत सारे हमारे लोग जो भी हैं पढ़े लिखे भी जो है बच्चे या जो ऑफिसर बनने वाले हैं, जो उनके दिए हुए जो हमारे को फैसिलिटीज हैं उनका सहारा लेकर के अपना जिंदगी अच्छी बनाते हैं, अपना जीवन बेहतर बनाते हैं, तो वो भी इन चीजों की तरफ कम जा पाते हैं, ऐसा होता है। तो पर यह है कि उन्होंने जो चीजें दी हैं उसको आगे बढ़ाने वाला, क्योंकि वो बहुत न्यायकारी चीजें हैं, वो बहुत मानवता के उसके ऊपर टिकी हुई चीजें हैं, मानवता के मूल्यों पे टिकी हुई चीजें हैं, जिससे जीवन बेहतर होता है, सारे समाज का और पूरे देश का और विश्व को भी असर पड़ता है उस चीज का। तो वो उनकी जरूरत है, और वो एक महान विद्वान हुए हैं, चिंतक हुए हैं, और एक तरह के प्रैक्टिकल जो उन चीजों को प्रैक्टिशनर रहे हैं, वो हर चीज के जिंदगी को देखने के, जिंदगी की समस्याएं, समाज की जो समस्याएं, एक समाज शास्त्री रहे हैं, वो अर्थशास्त्री रहे हैं, वो चिंतक रहे हैं। तो उनका जो चिंतन है वो एक बहुत अमूल्य धरोहर है, सिर्फ गरीब समाज के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व की कम्युनिटी के लिए जो है। तो मैं समझता हूँ उनको जिस तरह से थोड़ा किनारे लगाने की चीजें बहुत सारी सरकारों में भी इसी तरह का रहता है, कम्युनिटीज के हिसाब से भी रहता है, उस स्वार्थ के एंगल से ये जो यहाँ पे कास्ट के सिस्टम की बेस है, उन चीजों के आधार से जो रहता है उससे बहुत बड़ा नुकसान भारतवर्ष का हुआ है। और इसलिए जरूरी है, मैं ये समझता हूँ कि इस कम्युनिटी का जहाँ से वो आते हैं उनका जरूरी है कि वो अपने जीवन के थ्रू, अपने जिंदगी के थ्रू, अपने कामों के थ्रू, अपने एक संगठित तरीके से उस चीजों के थ्रू जो है वो उनको जिंदा रखें, समाज की भलाई के लिए, भारत की भलाई के लिए और दुनिया की भलाई के लिए। मैं एक दो चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने चैलेंजेस पूछी, पर मेरी जिंदगी में सक्सेसेस बहुत ज्यादा हैं, और मेरी जिंदगी का अनुभव ये है कि मैंने जो करना चाहा है मैंने वो किया, और मुझे कभी हार नहीं मिली। बहुत सारे लोग हैं वो हारते हैं, ये होता है। मैं अकेला रहता था, मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करता था कि मेरी कम्युनिटी के लोग आके मुझे सपोर्ट करें, कोई हमारी कम्युनिटी के कोई मिनिस्टर, कोई ऑफिसर, कोई जनता, कोई और वो करें, और अधिकतर समय पे ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। मैंने कभी ये चिंता नहीं की कि मेरे को पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, ज्यादातर समय पे मैं कॉर्नर की पोस्टिंगों में रहा। किस्मत से जो होती, जैसे मैंने कहा, नियति यहाँ लेकर आई थी, तो नियति ने मुझे 2 जिलों में डिप्टी कमिश्नर भी रखा, यमुनानगर में रहा मैं, महेंद्रगढ़ में रहा, 2 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर भी रहा, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, और अग्रवाल मेडिकल कॉलेज का चेयरमैन भी रहा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन रहा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रैंक में जाकर उसकी पेपर में रिटायर हुआ हूँ। तो मुझे खुशी है कि मैं साइडों में रहने के बावजूद भी मुझे ऐसे अवसर मिले, और मैंने ये भी कोशिश की, मुझे थोड़े समय के अवसर मिलते थे। मैं कहीं 4 महीने डिप्टी कमिश्नर रहता था, वाइस चांसलर रहता था, कहीं 8 महीने डिप्टी कमिश्नर रहता था, कहीं छोटी, क्योंकि ऐसी जगह जो इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं उन पे मैं क्योंकि ऐसे काम करता था कि दूसरे लोगों को चुभते थे, वो समझते थे हमारी तो मानी नहीं जा रही है, तो
हमारे खिलाफत वालों की मान रहे हैं। तो ऐसे में मेरा ये पता होता था कि मैं लंबे समय नहीं रहने वाला। लेकिन मैंने ये कैपेसिटी वो कर ली थी अपने। मैं 24 घंटे उसी चीज़ काम के लिए सोचता था। रात को सोते हुए मैं उन्हीं का प्लान करता था, सवेरे उठने से ही शुरुआत हो जाती थी। तो मैंने 4-4 महीने में वो काम किए हैं जो 4 साल तक नहीं कर सकते। मैं एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था हिसार में, गुरु जम्भेश्वर के नाम की। वहाँ पे हमने ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बनाए, 4 महीने में रहा। 4 महीने में ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिसको सारी यूनिवर्सिटियों ने फॉलो किया, जिसको गरीब लोगों का हज़ारों का भला हुआ। और एक इंडिया का ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है इंजीनियरिंग का, AIEEE कहते हैं उसको। वो उस साल उस यूनिवर्सिटी को मिला हुआ था। उसको हमने उसकी काउंसलिंग को इतना जल्दी कराया जो आधा टाइम लगाया जितने में और लोग लगाते थे। और उसके रिजल्ट को, पेपर के रिजल्ट को हमने 23 घंटे में निकाला, जो रिकॉर्ड आज तक भारत में नहीं टूटा है। कि पेपर खत्म होने के 23 घंटे के अंदर हमने उसकी मार्किंग करके उसके रिजल्ट को अखबारों में दे दिया। तो इस तरह के हमने रिकॉर्ड कायम किए। और ऐसे-ऐसे वहाँ पे लोगों की प्रमोशन के कोई चांसेस नहीं थे। हमने जितने भी पढ़े लिखे बच्चे थे, माली 10वीं किया हो, जमादार 10वीं किया हो, चौकीदार ने 10वीं कर लिया हो, या कोई और भी क्लास 4 है, तो उनके लिए हमने नियम बना दिए कि ये सारे क्लास 3 में जाएंगे, क्लरिकल में जाएंगे। और जिनके आगे चैनल नहीं थे, बहुत सारे ऐसे थे, कोई लैब अटेंडेंट वगैरह होते हैं, उनका आगे कोई चैनल नहीं था, पूरी जिंदगी लैब अटेंडेंट रहते थे। मैंने उनको 3-3 चैनल खोले कि कम से कम 3 प्रमोशन उनको मिलेगी। उनको चाहे ट्रेनिंग करके दूसरी तरफ ले जाना पड़े। उनके बहुत सारे झगड़े थे आपस में सीनियोरिटीज के, और जो इन लोगों के स्वार्थ के कारण होते थे, वाइस चांसलर या वहाँ जो लोग बैठे होते थे। मैंने उनके सारे वो झगड़े निपटाए और व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि मुझे प्रशासन करना आता है, मुझे प्रशासनिक नियम आते हैं, मुझे प्रशासनिक ये की प्रमोशन क्या होती है, कोई अड़चन है उसको किस तरह से दूर करना है। और जो लोग उल्ट सुलट काम करते थे, जैसे वहाँ टीचिंग स्टाफ था, उसने जाते ही मेरे खिलाफ हड़ताल कर दी थी। मैंने बिना टीचिंग स्टाफ के सारी काउंसलिंग कराई, सारे पेपर कराए, एडमिशंस कराए, तो उनको ये दिखा दिया कि वाइस चांसलर मैंने बच्चों से करवा दिए ये सारे काम। तो इस तरह से मतलब ये था कि ऐसी चीजें वहाँ पे हमने 4 महीने में की। आज तक जो है लोग याद रख रहे हैं। और जो मैंने काम किए, जैसे वहाँ अम्बेडकर के जो बच्चे होते थे, उनको स्कॉलरशिप नहीं होती थी, तो उनको खुद पैसे जमा कराने होते थे। हमने बंद कर दिया ये कि यूनिवर्सिटी कराएगी उनके पैसे, जब उनकी स्कॉलरशिप आएगी तो वो एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से उनको जो चीजें नहीं मिलती थी, उनको सीटें कोर्सेज में जो नहीं मिलती थी, वो सारी जो लीगल थी वो हमने बोल्डली कराई। ऐसा सरकार की तरफ से मुझे दबाव आता रहा चीफ मिनिस्टर से कि आप ये क्या कर रहे हो, इतना जल्दी जल्दी क्यों मीटिंग कर रहे हो। मैंने कहा मैं करूंगा जितनी। तो मैंने कोई चिंता नहीं की उनकी, और मैंने खूब मीटिंग करी और खूब 4 महीने में इतने काम करे जो 4 साल में आदमी नहीं कर सकता है कोई यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे करके मतलब मेरी जो क्रिएटिविटी और मेरे जो काम हैं वो मैंने बहुत क्विकली किए हैं, बहुत जल्दी जल्दी किए, और उनकी छाप है। जहाँ मैं एक डिप्टी कमिश्नर था नारनौल में, वहाँ हमने श्रमदान से 6 महीने के अंदर एक स्वर्ण मंदिर से भी बड़ा तालाब है, वो भर गया था मिट्टी से, उसको हमने खोद के निकाला था। उससे और कई प्रोजेक्ट बनाए थे। तो मुझे ये भी अनुभव है कि बिना पैसे से, अपने श्रम से, अपनी लीड लेके डिप्टी कमिश्नर के रूप में, जिससे आपको लोग फॉलो करें, आपके साथ आए और मूवमेंट जनरेट हो, उसके माध्यम से आप करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हो ऐसी जगहों पे जहाँ 2 नए पैसे सरकार देने को तैयार नहीं, जिस जिलों में। तो उन चीजों की हमें ये है। और इसी करके मैं रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ कि मिलके, क्योंकि जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को, खासकर बच्चों को, युवाओं को कुछ ना कुछ मिलता रहे, इसलिए हम एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स में हैं। कैथल में एक बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। यहाँ भी हमने मंदिर है जो रविदास का मंदिर है, उसमें 2 साल पहले हमने लाइब्रेरी खोली थी एक मैंने और मेरे छोटे भाई ने। उसमें 1 लाख मैंने, 50,000 उन्होंने दिया था। तो वहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से और लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि अलग अलग गाँवों में इस तरह की सुविधा बने। और ऑनलाइन जो है, अभी हम कैथल में ऑनलाइन का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई हो रही है और मैं उसके साथ जुड़ा हूँ। और मैं अपने नीचे हॉल में भी, आपने देखा है मेरा हॉल, तो वहाँ पे भी ये सिस्टम मैं लगा रहा हूँ जो है, ताकि यहाँ से भी हम बच्चों को कनेक्ट करके जरूरतमंदों को और चीज से जो है उनको वो फायदा दे सके जिनके पास पैसे नहीं है, समय या साधन नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो आज के मुख्य मेहमान हमारे साथ जो थे वो डॉक्टर आर फुलिया थे, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। उनके जीवन का संघर्ष और उन्होंने उन चुनौतियों को कैसे देखा और कैसे संघर्ष किया, और दबे कुचले समाज के लिए कई बार रोके जाने पर उन लोगों की सहायता कैसे की, उन लोगों के लिए संघर्ष कैसे किया, और आज भी वो संघर्ष बदस्तूर जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और कई चीज़ें उन बच्चों को सीखने के लिए मिलेंगी जो IAS की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबसे ज़्यादा RTI इंडिया न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और ये मैसेज जन जन तक पहुँचे। धन्यवाद।